अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन। शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में मौजूद हूँ और हमारे साथ यहाँ पे शोबे सियासियात के दो मोहतरम प्रोफेसर साहिबान मौजूद हैं, जिनमें से एक ज़ैनुल आबदीन बांडे सर हैं और दूसरे ज़ैन भट्ट सर हैं। दोनों इस वक्त शोबे सियासत को यहाँ पे चला रहे हैं और काफ़ी उम्दा तरीके से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में पढ़ने वाले तालिब इल्मों के लिए एक बेहतरीन और सुनहरा मौका है कि वो यहाँ से इन जैसे असातिज़ा से तालीम हासिल करें। आप सब लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि आज हमारे साथ इंटरव्यू में जो शख्स हैं, इनसे आपको कोई तारुफ़ कराना नहीं है, बल्कि आप खुद इनसे मुतारिफ़ हैं। क्योंकि अगर बात करें, ये इस वक्त इस महकमे के साथ साथ एक बेहतरीन डिबेटर या एक मुकर्रिर और ख़तीब के नाम से भी जाने जाते हैं, ना सिर्फ इस हमारे डोडा में बल्कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर भी अगर देखा जाए तो वहाँ पे भी इनके काफ़ी सारे नाम रहे हैं। तो सबसे पहले सर, आपका इस्तकबाल करता हूँ अपने शोम चैनल डोडा में। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सर, जिस तरह से आज का जो प्रोग्राम था, क्योंकि पहली बार कॉलेज में इस तरीके की डिबेट जो बिल्कुल उसूल व ज़वाबित पर मबनी हो और फिर उसी पे तलबा भी उतने, तो किस तरह से सर ये प्रोग्राम अपने पूरा मैनेज करवाया? देखें, जो इंसान का अपना तजुर्बा होता है, उस तजुर्बे को आप अपनी कारगाह अमल में इस्तेमाल करें तो ही वो तजुर्बा किसी काम का है। जो मैंने ज़िंदगी में थोड़ा बहुत तजुर्बा हासिल किया है रियासती सतह पर या मुल्की सतह पर या बैनुल अक़वामी सतह पर कम्पीट करके, मैंने कोशिश की है उस फॉर्मेट को यहाँ पर अप्लाई किया जाए। और सबसे बड़ी गर्ज़ ऐसी इस तकरीब का इनेकाद करने का ये होता है कि जिस मौजू पर, जिस करारदाद पर तकरीब ऑर्गेनाइज़ की जाए, उसका इल्म सभी हमारे तुल्लाब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको उसका इल्म हो, उनको उसका शऊर हासिल हो और उनके इल्म में इजाफ़ा हो। आज का जो प्रोग्राम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हवाले से आपने जो 3 उसमें मेजर स्टेप्स लिए थे, उसमें थोड़ा सा हम अपने ऑडियंस को भी आपके ज़रिए से तालीमात देना चाहें। देखें, 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर की बर्थ एनिवर्सरी होती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो हिंदुस्तान की मॉडर्न इंडिया की तारीख़ में एक बहुत बड़ी और अहम शख्सियत हैं। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की मुकम्मल तस्वीर अवामुन्नास के सामने भी नहीं होती, बल्कि एकेडमिया के सामने भी नहीं होती और स्टूडेंट्स के सामने भी नहीं होती। हर साल उनकी बर्थ एनिवर्सरी को अंबेडकर जयंती के नाम से मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ अंबेडकर की तस्वीरें लगा देने या उनकी स्टैचूज़ बना, उनकी प्रतिमाएं बना देने से या उनके मुजस्समे खड़े कर देने से अंबेडकर के साथ इंसाफ नहीं होगा। अंबेडकर के ख़यालात, उनके थॉट्स, उनकी किताबें जो है वो मेन स्ट्रीम में आनी चाहिए। उनका क्या रोल रहा है, किरदार रहा है हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले हिंदुस्तान की सियासत में और आज़ादी के बाद और आइन साजी में उनका क्या किरदार रहा है, इन तमाम चीज़ों को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है और इस दिन का मकसद ही यही है। और हमने यही कोशिश की कि अंबेडकर का जो अपना ख्वाब था और आइन हिंद का जो मनसब है, उस दोनों चीज़ों को जोड़ करके एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन ऑर्गेनाइज़ किया जाए, जिसमें बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए किसी कंपटीशन की फॉर्म में और असातिज़ा भी उनके साथ इन्वॉल्व हों, ताकि अंबेडकर की ज़िंदगी और उनके ख़यालात, जिसको हिंदी में विचारधारा कहें, उनके ख़यालात, उनके अफ़कार से लोगों को आगाह किया जाए और मेन स्ट्रीम में लाया जाए। आमतौर से जो चीज़ इस वक्त हमारे समाज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के यहाँ है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा गुलू करते हैं और कुछ लोग उन्हें डिसरिस्पेक्ट भी करते हैं। तो उस पर अगर देखा जाए, 3 स्टेप्स हैं जिसे कि उन्हें जो माना जाता है आईन हिंद को लिखने वाले, या उन्हें जो है रिजर्वेशंस वगैरह, इन तमाम चीज़ों, इस पर आपकी क्या राय है सियासत के प्रोफेसर? देखिए, मकसद ही यही था। आप अंबेडकर से मोहब्बत कर सकते हैं, उससे नफ़रत कर सकते हैं, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। यू कैन नॉट अवॉइड बी.आर. अम्बेडकर। बी.आर. अम्बेडकर इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, वन ऑफ द ट्रू मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब ये तीनों पहलू जो आपने आपके सवाल के 3 पहलू हैं, तीनों हवाले से मैं बात करूँगा। अंबेडकर की जो इमेज बनाई गई है, जो तस्वीर कशी उनकी माशरे में की गई है, वो इस तरह से है कि वो रिज़र्वेशन देने वाला कोई लीडर है, या दलितों का, पिछड़ों का लीडर है, या जी अंबेडकर का आइन, अंबेडकर ने आइन बनाया। ये बिल्कुल गलत बातें हैं। अंबेडकर ने आइन नहीं बनाया। अंबेडकर उस आइन साजी असम्बली के एक मेंबर थे, जिसमें 299 लोग थे, 298 और भी मेंबर्स थे, उनमें से एक मेंबर वो थे। हाँ, उस आइन साजी असम्बली की बहुत सारी कमेटियां थी, जिनमें से एक अहम कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन वो थे। उस कमेटी में भी 7 मेंबर्स थे। तो ये कहना बिल्कुल गलत बात है कि अंबेडकर का आइन, अंबेडकर का भी आइन, आइन वो हिंदुस्तान का है, आइन हिंद है, हिंदुस्तान का दस्तूर है और उसमें
वो हिंदुस्तान की आवाम के जज्बात और एहसासात और उनके मकासद की अक्कासी करता है, और वो 299 लोग जो थे वो पूरे हिंदुस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। पहली चीज़ तो इस हवाले से ये बड़ी साफ़ हो जाए, कोई खाली बी आर अम्बेडकर का आइन नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि अम्बेडकर एज अ सोशल साइंटिस्ट, एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ जर्नलिस्ट, उनके 5 अखबार भी थे, एज अ राइटर, एज अ स्टेट्समैन, ये चीज़ें, ये पहलू अम्बेडकर की शख्सियत के जो हैं कभी अवाम उन्नास के सामने आए ही नहीं। अम्बेडकर के साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है अगर हम अम्बेडकर को इस चीज़ तक महदूद रख दें कि वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर थे। अम्बेडकर डिप्रेस्ड क्लासेस के ही लीडर नहीं थे, वो पूरे हिंदुस्तान के लीडर थे, और उनकी जो सदा थी वो अदल कायम करने की थी और माशरे में मसावत कायम करने की थी। अगर आपने गौर किया हो तो हमारा जो आज का अनवान था, बेसिकली कोई अनवान नहीं था, कोई टॉपिक नहीं था, एक करारदाद थी, एक मोशन था, एक प्रस्तावना थी कि इन द ओपिनियन ऑफ द हाउस, Ambedkar's dream of social, economic and political equality in tandem with the constitutional mandate of right to equality is far from being achieved. जो ज़ेर बहस करारदाद ये कहती है कि अम्बेडकर का ख्वाब, पी आर अम्बेडकर का ख्वाब माशरती, सियासी और माशी बराबरी का, अगर हम आईने हिंद के मनसब बराबरी के हक़ के साथ जोड़ दें तो हमें वो उसका हुसूल बहुत दूर नज़र आता है। तो हमने इसीलिए इसको इस तरह से फ्रेम किया था कि पहले सभी की समझ में ये चीज़ आ जाए कि मसावत होती क्या है, और फिर सियासी मसावत क्या है, सियासी बराबरी क्या है, समाजी या माशरती बराबरी क्या है, और माशी बराबरी, इकोनॉमिक इक्वालिटी क्या है। क्योंकि अम्बेडकर खुद ये कहते थे कि सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी के बगैर तो पॉलिटिकल इक्वालिटी एक मजाक है। अगर सोशल और इकोनॉमिक उनके लिए माशरे की तब्दीली, सामाजिक परिवर्तन बहुत एक अहम चीज़ थी, बल्कि आज़ादी से पहले वो ये कहते थे कि आज़ादी से ज़्यादा ज़रूरी सामाजिक परिवर्तन। तो इसी हिसाब से कि अम्बेडकर के ख़यालात जो हैं, अम्बेडकर के मुजस्समे ना बनाए जाएँ, उनकी किताबों को छापा जाए, अम्बेडकर की तस्वीरें ना लगाई जाएँ, उनके ख़यालात को, उनके अफ़कार को, उनके आइडियाज़ को जो है वो मेन स्ट्रीम में पब्लिक के सामने लाया जाए, ये उनके साथ इंसाफ होगा। वरना महज सियासी मफादात के लिए हम अम्बेडकर की तस्वीर को इस्तेमाल करना, मुझे लगता है बहैसियत एक एकेडमिशन स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस अम्बेडकर की शख्सियत के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर ज़मीनी सतह पर देखा जाए इन तीन चीज़ों में, चाहे समाजी हो, इक़्तिसादी हो या सियासी हो, क्या वाकई इन तीनों चीज़ों में वो बराबरी, वो मसावत मिल रही है लोगों को या नहीं? क्या लगता है आपको? देखें, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको बहैसियत सहाफ़ी देना चाहिए। ये चीज़, आप फील्ड में काम करते हैं, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि क्या आज़ादी के वक्त जो फ़र्क हिंदुस्तान की आवाम में था, ये महज फ़र्क नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा, अदम मसावत नहीं है, ये मसावत के मनाफी है, उसके बरखिलाफ़ है, उसके नाम मवाफ़िक है, ये डिस्पैरिटी है, ये एंटी इक्वालिटी है, सिर्फ इनइक्वालिटी नहीं है। आप देख लीजिए, इसका पैमाना मैं आपके सामने रख देता हूँ, फ़ैसला आप कीजिए कि जो नाहमवारी आज़ादी से पहले और आज़ादी के वक्त थी, क्या वो मुकम्मल ख़त्म हो गई या वो मौजूद है कि और बढ़ गई, और क्या नई नई किस्म की नाहमवारियाँ हमारे यहाँ पैदा हुई हैं या नहीं, जो हिंदी में हम विषमता कहेंगे, या जिसे हम असमता कहेंगे, सिर्फ असमानता नहीं कहेंगे। तो क्या नए किस्म की नाहमवारियाँ हमारे यहाँ पैदा हुई हैं? आप NCRB का डेटा उठाकर देख लीजिए, नेशनल सैम्पल सर्वे का डेटा उठाकर देख लीजिए, या इंडिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स ने जो इंडिपेंडेंट स्टडीज़ कर ली हैं, तो डेटा आपको यही बताएगा कि रिज़र्वेशन तो बड़ा आंखों में चुभता है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो समाजी तब्दीली नहीं आई है। तो बहैसियत समाज, बहैसियत माशरा, हम लोगों को ख़ुद से सवाल करना चाहिए कि 70 साल आईन हिंद के तले हमारे इदारे फ़ेल क्यों हो गए, नाकाम क्यों हो गए उस सामाजिक परिवर्तन, उस माशरती तब्दीली को लाने में और मसावत को कायम करने में। आइन में मसावत के मतलब ये हैं कि इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, बराबरी के मौक़े और बराबरी का वक़ार, सबकी इज़्ज़त नफ्स बराबर हो, ह्यूमन डिग्निटी सबकी बराबर हो, कानून की नज़रों में सब बराबर हो, और कानून सबके लिए बराबर हो, और किसी किस्म की एडवर्स डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ ना हो। तो अगर अब मैंने पैमाने आपके सामने रख दिए हैं, आप फ़ैसला कर दीजिए, आप सहाफ़ी हैं, आप ही का काम है, आपकी ज़िम्मेदारी है लोगों तक हकीकत पहुंचाना कि इन पैमानों की नज़रों में क्या ये मसावत हमारे यहाँ कायम हुई हैं। अगर हुई हैं तो फिर आप अभी भी उनको बैकवर्ड क्यों कहते हो, पिछड़े तबके क्यों कहते हो, डिप्रेस्ड क्लासेस क्यों कहते हो? फिर तो उनका लफ्ज़ दलित का मतलब है ब्रोकन डाउन। फिर तो ये चीज़ अगर फूल शाखों पे खिलने लगे तुम कहो, जाम रिंदों को मिलने लगे तुम कहो, चाक हर दिल के सिलने लगे तुम कहो, अगर ऐसा है तो फिर ऐसा कहा ही नहीं जाना चाहिए।
आखिरी एक मैसेज आपका लेना चाहेंगे जो भी हमारे व्यूवर्स हैं इस हवाले से भी और इसके अलावा भी जो हमारे माशरे में आमतौर से चल रहा है या किस तरीके के हालात पर भी अगर देखा जाए लोगों के साथ किस तरह से मामलात हो रहे हैं इन तमाम चीज़ों पर एक मैसेज आप। मुख्तसर बात यह है कि जिन लोगों की तस्वीरों के पीछे लोग बैठ कर नारेबाजी करते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, थोड़ी सी तकलीफ़ ये कर लें कि उनकी अफ़कार, उनकी सोच, उनके आइडियाज़, उनकी तालीमात, उनके ख़यालात को पढ़ लें, उसका थोड़ा मुताला कर लें। चाहे वो बोस हों, सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो सूर्य सेन हो, चाहे वो मोहनदास करमचंद गांधी हो, या चाहे वो बी आर अम्बेडकर हों। अगर हम लोग इनके नाम को बड़े मुक़द्दस तरीके से लेते हैं या इनसे नफ़रत करते हैं या इनसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये वो नफ़रत और मोहब्बत उस इल्म पर मबनी होनी चाहिए जो हमने हासिल किया। हमें इन लोगों के बारे में पढ़ना चाहिए। महज़ इनकी एक तस्वीर कशी जो गैर इल्मी सतह पर हमने की हुई है वो नहीं होनी चाहिए। हमें इन लोगों के अफ़कार को, इन लोगों के आइडियाज़ को, ख़यालात को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तभी जाकर माशरे में तब्दीली आएगी, तभी जाकर बराबरी जो है, मसावात जो है वो कायम होगी, तभी जाकर बराबरी माशरे में आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ज़ैनुल आबदीन बांडे सर हमारे साथ बात कर रहे थे। इनके साथ हमरा यहाँ पे जैन भट्ट सर भी हैं और जो ये दोनों हम तक आप पहचान जो पैगाम था वो पहुँचा रहे थे। तो फ़िलहाल यही था आज के इस डिबेट कंपटीशन का मकसद जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा में ऑर्गेनाइज़ किया गया था अतर सिंह कोतवाल जी की सरपरस्ती में, और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज डोडा के जो भी यहाँ के असिस्टेंट प्रोफेसर साहिबान हैं या यहाँ के तलबा तालिबात हैं, उन सब लोगों की काविशों और कोशिशों के बाद ये प्रोग्राम अपने आखिरी नताइज और आखिरी मरहले तक पहुंचा। हमें उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो आइडियालॉजी थी या जो उनकी सोच थी या जो उनका पैगाम था वो लोगों तक पहुंचेगा और लोग अपनी सोच बदलेंगे। वाकई जब सोच बदली जाएगी तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। देखते रहिए शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को दीजिए इजाज़त। मज़ीद पेशकश करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। You listened regarding the pros and cons of today's topic. Professor Zainul Abdin Bande explained all these aspects in a nice manner. I was observing the faces of students and the audience here. Everybody was silent and mum and listening to the details delivered by Professor Zainaluddin Bande. Bande sir, thank you very much for explaining the topic in detail. Being a student of chemistry, I was also not aware about some of the facts about B.R. Ambedkar Sahab. I came to know regarding the observation with respect to speeches of the students. It was a very nice show. Most of the students were fully prepared. Big applause for the students.